अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है ऑलरेडी। क्या है सर? अगर फ्रॉड में देखिए, फ्रॉड से एक तो कॉमन बात है कि फ्रॉड से हमेशा बंदा जो है ना उसको डैमेज होगा, लाजमी बात है। जब तक आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको कभी भी उसको जब भी आप किसी के साथ फ्रॉड करेंगे उसको लाजमी है कि कोई ना कोई डैमेज होगा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो फ्रॉड फ्रॉड ही होता है, ये याद रखिएगा। डैमेज हो सकता है, क्लेम ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, क्योंकि फ्रॉड में हमेशा डैमेज होता ही है अगले को ना। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फ्रॉड फिर भी फ्रॉड है, क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर डैमेज होगा तो फ्रॉड होगा। ठीक है, आप देखें तो हमने वहां पे 4-5 जो पॉइंट्स पढ़े थे उनमें मुख्तलिफ तरीके बताए गए थे फ्रॉड के। ठीक है, तो फ्रॉड तब भी फ्रॉड ही होता है और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। सर सर रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट भाई, पहले दूसरे का आंसर दे दूं। सर कॉन्टिजेंट और कोलेट्रल में कंफ्यूजन हो रही है, दोनों में बड़ा फर्क है। कोलेट्रल तो कहते हैं एक अटैच्ड, कॉन्टिजेंट डिपेंडेंट। ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसी इवेंट पे डिपेंड होगा। किस इवेंट पे डिपेंड होगा? जो कोलेट्रल होगा। ठीक है, मतलब जो इवेंट पे डिपेंड कर रहा होगा वो कोलेट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि हमने कल बात करी थी ना कि अगर मेरा शिप आ गया, मेरा कंसाइनमेंट यूएसए से आ गया, तो मैं आपको 1000 जीन्स जो है वो डिलीवर कर दूंगा। बेसिकली कोलेटरल पार्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? शिप का आना। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड किस पे कर रहा है? शिप के आने पे। तो ये तो चीज है। कॉन्टीजेंट मतलब डिपेंड, और कोलेटरल एक अटैच्ड इवेंट जो होता है उसको कहते हैं। कॉन्टीजेंट हो इसी बेस पे रहा है क्योंकि कोलेटरल इवेंट साथ में। अच्छा सर, रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट 2 हो गए थे लास्ट क्लास में। चलो थैंक यू, 2 तक हो गए थे। सर काइंडली रूल्स एज ऑनवर्ड शुरू कीजिएगा। चलो ठीक है, रूल से शुरू कर देंगे बस। और कोई सवाल किसी के जहन में? चलें जी, स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी फिजिकल क्लास स्टार्ट हो गई है तो शायद बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो कम ही होती जाएगी। अब बहरहाल स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमने कल बात करी थी कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करा देते हैं किसी होने इवेंट के होने या ना होने पे, तो हम कहते हैं कि वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, जब भी आप किसी कोलेटरल इवेंट के, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आग लगेगी तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। ठीक है, आप इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी इसीलिए लेते हैं ना कि अगर समंदर में कोई तूफान वगैरह आ जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। ये तमाम चीजें आप करते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं कि ये एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने मजीद कहा कि अगर वो शख्स तुम्हें पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, तुम उसे उधार दे दो। इस तरह की अभी हमने बातें करी थी। तो ठीक है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था कि आप किसी की गारंटी ले रहे थे, लेकिन ये भी कॉन्टीजेंट हो रहा था कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें। इसी तरह से हमने मजीद इसमें आप देखें तो 4 एग्जांपल्स लिखी हुई थी। जैसे कि ए थी, a contract to sell B 10 bales of cotton for 20,000 if the ship by which they are coming returned safely। कि अगर सेफली उसका कंसाइनमेंट पहुंच गया तो वो जो है 10 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो बी को सेल करेगा 20,000 रुपीज में। फिर इसके बाद दूसरी एग्जांपल थी, ए प्रोमिसेस टू गिव अ लोन ऑफ 1000 टू बी इफ ही इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एसोसिएशन। आपने एक कंडीशन क्या अटैच करी? आपने कहा भाई अगर तुम पर्टिकुलर एसोसिएशन कोई होगी
उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हो तो हम जो है तुम्हें 1,000 रुपए का लोन दे देंगे। ए जो है वो आपको 1,000 रुपए का लोन दे देंगे। तो ये भी एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही था। फिर हमने बात करी थी प्रोमिसेस टू पे 50,000 टू बी सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ये एक इंश्योरेंस क्लेम की बात हो रही थी कि अगर आपका शिप नहीं लौट कर आता तो हम आपको 50,000 रुपए क्लेम दे देंगे। ये देखने को तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस था, लेकिन इसमें भी एक कॉन्टीजेंसी थी, तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी था। ठीक है, कि एक इवेंट के होने ना होने पे कर रहा था। दूसरा था सी एडवांसेस ऑफ अ लोन 10,000 टू डी एंड एम प्रोमिसेस टू सी दैट इफ डी डज नॉट रीपे द लोन एम विल डू सो। ये बेसिकली देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, लेकिन इसके अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टीजेंट था, कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था कि एम जो है वो गारंटी ले रहे थे कि अगर डी ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। ठीक है, और ये सबसे पॉपुलर जो है इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टीजेंट में वो इंश्योरेंस और गारंटी के ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फिर हमने बात कर ली थी कोलेटरल इवेंट की, इसमें मजीद बात करी थी। कोलेटरल इवेंट भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए इवेंट जो है एक कोलेटरल इवेंट आपकी डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक पार्ट अटैच हुआ हुआ है आपके साथ। जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि अगर शिप सही सलामत नहीं वापस आया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। तो बेसिकली शिप का ना आना एक कोलेटरल पार्ट हो गया। या जो पहली एग्जांपल थी कि अगर मेरा कंसाइनमेंट आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर करूंगा। तो दर हकीकत क्या कर रहे थे आप? 10 बिल्स ऑफ कॉटन आपने कोलेटरल पार्ट था आपके इवेंट का, कोलेटरल चीज अटैच हुई थी। क्या अटैच हुई थी? शिप का आना। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिएगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर का वर्ड आना सिर्फ कॉन्टीजेंट नहीं बनता, हमने कंसिडरेशन भी देखनी होती है। अब इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि अगर इस केस को हम देखते हैं कोलेटरल वाले को, तो देखिए शिप का आने पे ठीक है आप 10 बिल्स ऑफ कॉटन तो उसको डिलीवर करेंगे, लेकिन वो जो आपको प्राइस पे करेगा वो दर हकीकत बेल्स ऑफ कॉटन की पे कर रहा है, शिप के आने की पे नहीं कर रहा। तो इसलिए ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी शख्स को कहें अगर तुम मेरे लिए 2 कमरों का घर ढूंढ दोगे मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तो ये कॉन्टीजेंट नहीं होता, क्योंकि ये इटसेल्फ एक कंसिडरेशन उसके घर ढूंढने की आप उसको पे कर रहे होते हैं, जो भी आप कमीशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कोलेटरल पार्ट अटैच नहीं होता। तो इस चीज पे भी मैंने आपको कहा, कल बता लास्ट टाइम भी बताया था, फिर दोबारा रिपीट करा दिया क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था कि वहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर हम आते हैं मजीद इसमें एसेंशियल्स में आ जाते हैं। तो देखें पहली चीज तो ये थी, द परफॉर्मेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, अनसर्टेन है जब ये होने ना होने की है जिक्र है। अगर सर्टेन होता तो फिर तो लाती रात आपको पता होता होगा या नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात लिखी हुई है, फॉर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कोलेटरल इंसिडेंटल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कोलेटरल पार्ट होना चाहिए इवेंट का, और दूसरा इवेंट के होने या ना होने की बात हो रही हो। ये दो चीजें अगर पाई जाती हैं तो हम कहते हैं ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें जो इसके लीगल रूल्स थे, पहला था कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस। ठीक है, ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात हो रही है। चाहे तो हेडिंग को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात है। एक मिनट, किसी का क्वेश्चन आ गया सर, मतलब जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन हो वो कॉन्टेन नहीं होता? नहीं, देखिए कंसिडरेशन तो हर एग्रीमेंट में होगी। कंसिडरेशन तो बेटा हर एग्रीमेंट में होगी। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा कभी भी विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन में भी पढ़ा था, फिर कंसिडरेशन के चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था। ठीक है, बात ये है कि जो इवेंट होगा ना वो इटसेल्फ कंसिडरेशन नहीं होगा, वो कोलेटरल होगा। देखो शिप का आना, तुम मुझे एक बात बताओ ना, तुम अगर कोई तुम्हें बोले कि मेरा शिप आने वाला है, अगर मेरा शिप आता है तो मैं तुम्हें 10 बिल्स ऑफ कॉटन सेल आउट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका शिप आ जाता है और वो तुम्हें कॉटन नहीं दे रहा, क्या तुम उसे पैसे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके शिप के आने पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन शिप के आने की कंसिडरेशन नहीं दे रहे, तुम कॉटन की दे रहे हो ना। तो अगर वो कॉटन सेल आउट करेगा तो तुम दोगे ना। शिप आ गया ठीक है, लेकिन क्या तुम पैसे दे रहे हो? नहीं दे रहे। तो बेसिकली तुम कंसिडरेशन किसकी दे रहे हो? तुम कॉटन की दे रहे हो, शिप के आने की नहीं दे रहे हो। ये एक कोलेटरल पार्ट है, एक अटैच पार्ट है। ठीक है, जिसपे तुम्हारा इवेंट डिपेंड कर रहा था, जिसपे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा था कि अगर ये हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस रिलेट कर रही है वो आपकी रिलेट ही कॉटन से कर रही है ना। ठीक है जी,
तो अब बात कर लेते हैं हम मजीद इसमें हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में हमने यहाँ पे बात करेंगे वही। देखिए एक ही एग्जाम्पल को मैं लेके चलता हूँ, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे मैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की वही बात करूंगा कि अगर मेरा शिप आ गया तो मैं तुम्हें 10 बिल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर कर दूंगा। यहाँ पे इवेंट के होने की बात हो रही है, ठीक है, इवेंट के होने की बात हो रही है, तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन सेल आउट कर दूंगा, ठीक है। अगर वो, अब ये इवेंट देखो, इसमें कोई टाइम तो अटैच है नहीं, ये इम्पॉसिबल कब होगा, जब वो शिप वहां पे डूब जाए। तो इसका मतलब है अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, ये परफॉर्म करना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन बजाहिर अभी जो है ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात है कि अगर शिप आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर कर दूंगा या सेल आउट कर दूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसलिए तेज जा रहा हूं क्योंकि ये लास्ट क्लास में भी पढ़ाई हुई चीज है। Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ना होने की बात हो रही है ना, इवेंट के ना होने की बात हो रही है। तो ये किस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, वो कहेंगे कि भाई अगर आपका शिप नहीं पहुंचा तो हम आपको क्लेम दे देंगे इंश्योरेंस का, ठीक है। अगर आपका शिप नहीं आता तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम पे ऑफ करेंगे। तो ये किसी इवेंट के ना होने की बात हो रही है, ठीक है। वो अलग बात है, वो आपसे पहले से प्रीमियम ले रहे होंगे इंश्योरेंस का, क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको पता है एक प्रीमियम भी पे करना होता है आपको, एनुअली क्वार्टरली जो भी आपका डिसाइडेड होता है। वैसे तो प्रीमियम एनुअल चार्ज होता है, लेकिन फिर भी वो उसके मोड ऑफ पेमेंट में कर लेते हैं, क्वार्टर या मंथली, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इवेंट के ना होने की बात हो रही है कि अगर आपका शिप नहीं आता तो हम आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम दे देंगे। अब ये वाला देखें जरा, तीसरा, if a contract is contingent upon how a person will act an unspecified time। अब टाइम जो है वो अनस्पेसिफाइड है, तो बंदे को कैसे रिएक्ट करना है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कॉन्टिजेंसी जो हो वो एक अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। देखें, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies। अब वो कह रहे हैं कि वो शख्स, उसमें हम ये देखेंगे कि ये इवेंट जो है किसी एक्ट की वजह से इम्पॉसिबल कब हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में आए, देखें इलस्ट्रेशन, ए एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी एज लोन। ए ने बी से क्या एग्री कर लिया कि मैं आपको लोन का अमाउंट पे करूंगा, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 50,000 जो भी है, मैं आपको लोन का अमाउंट दे दूंगा, लोन दे दूंगा अगर तुम सी से शादी कर सको। ये तो आपका बन गया है एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ साथ रहे। अब देखिए मैं पॉइंट नंबर 3 पे खड़ा हुआ हूँ, एक स्टूडेंट मुझसे बोलिए पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन कर दे। आप थोड़ा साथ चले, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तो डिस्कस बात थी लास्ट क्लास में, ठीक है। आप लेट ज्वाइन किया है आपने क्लास को पहली बार, फिर आप जब मैं पॉइंट 3 पे आ गए हूँ तो आप 1 पे लेके जा रहे हैं। तो कोशिश करा करें थोड़ा आप उसी वक्त पूछ लिया करें जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हुआ करूँ, क्योंकि अब मैं 3 पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 पे जाऊंगा तो इससे दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। देखिए पॉइंट 1 था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर मेरा शिप आ गया, कुछ करने की बात कर रहा हूँ ना, आने की बात कर रहा हूँ, उसके होने की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा शिप आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा। ये बेसिकली था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1। ये बड़े आसान से हैं, आप लोग पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे आसान जो बुक का चैप्टर है वो यही है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। कि इवेंट के होने की बात हो रही है कि भाई अगर मेरा शिप आ गया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो ये दर हकीकत क्या है, मेरा शिप आ गया, आने की बात हो रही है ना, अकर होने की बात हो रही है कि आ गया, नहीं आया मतलब नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के इवेंट के अकर होने की बात हो रही है कि मेरा शिप आ गया तो मैं तुम्हें 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा। तो ये दर हकीकत एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। वापसी पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम है। जब अनस्पेसिफाइड टाइम होगा तो हम कब देखेंगे कि ये इवेंट अब इम्पॉसिबल हो गया या इस पे मजीद कुछ आगे फर्दर हम
कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि वो पर्सन एक्ट कैसे करता है। अब इलस्ट्रेशन में है, A agrees to B a sum of money as loan if B marries C। ये तो आपका एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ तक कि A ने B से कहा कि मैं आपको लोन अमाउंट दूंगा अगर आप C से शादी कर लेते हैं। ठीक है, A ने B से क्या कहा कि मैं आपको लोन दूंगा अगर आप C से शादी कर लेते हैं। अब हुआ क्या, C मैरिज D। अब C जो है, क्योंकि वो एक खातून थी, उन्होंने D से शादी कर ली। खातून मैंने इसीलिए कर दिया उनको क्योंकि अगर मैं खातून नहीं करता, आप बोलते दूसरी शादी भी तो हो जाती। ठीक है जी। तो हुआ क्या बेसिकली, एक मिनट, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या बेसिकली कि सी ने डी से शादी कर ली। अब जब सी ने डी से शादी कर ली तो बी और सी की शादी तो अब इम्पॉसिबल हो गई। सही है, तो द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी मे डाई एंड दैट सी मे आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। देखिए अब सिचुएशन क्या बनी, ए ने बी से क्या कहा था कि मैं तुम्हें लोन अमाउंट दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लो। ये आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कोई टाइम भी स्पेसिफाई नहीं था, एक फ्यूचर कंडक्ट के लिए था कि अगर तुम सी से शादी करने में कामयाब होगा मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है सारी जिंदगी चलता रहे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने देखना है कि फ्यूचर कंडक्ट क्या हो रहा है। अब फ्यूचर कंडक्ट ये हुआ कि सी ने डी से शादी कर ली। जब सी ने डी से शादी करी तो बी और सी की शादी आपकी इम्पॉसिबल हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे आपका वाइड हो गया। हालांकि इसमें फर्दर कॉन्टिजेंसी ये है कि अगर डी मर जाते हैं और बी सी से दोबारा सी से शादी कर लेते हैं जो कि डी की बेवा होंगी, विडो होंगी, लेकिन ये आपकी ओल्ड ऑब्लिगेशन ए को बाउंड नहीं कर सकती कि भाई आप जो है वो पेमेंट करो, क्योंकि ए वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्टिजेंट वो उसी वक्त एंड हो गया था जब सी ने डी से शादी करी। वो उसी वक्त इम्पॉसिबल हो चुका था। ठीक है, तो इसमें आप ये बात नहीं कर सकते कि चलें अब डी मर गए तो बी ने दोबारा सी से शादी कर ली। ठीक है कर ली, लेकिन वो ओल्ड ऑब्लिगेशन को रिवाइव नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त एंड हो गया था जब सी ने एक ऐसा एक्ट करा था जिसकी वजह से ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, तो वहीं पे ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। अब मजीद इसमें आ जाए, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो बता दे वरना आगे चलते हैं। ठीक है, चले लास्ट दोबारा रिपीट कर दूं। देखो ये वैसे भी जिस स्टूडेंट ने पूछा ये पढ़ने वाले हैं तो इनको तो मैं बार बार भी रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे हुआ क्या कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिजेंट कराया वो बेसिकली आपने एक फ्यूचर कंडक्ट पे करा लिया जिसमें कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं। आप देखें ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें पैसे लोन दे दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लो। कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, किसी भी उम्र में आके सी से शादी कर लो मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। तो यहाँ पे हमने अब देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल किस डेट पे हो रहा है। ठीक है, या तो देखें अगर वो शादी कर लेते तो फिर तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता, ए उन्हें लोन दे देते। हमने देखना है ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल कब होगा, ऐसा कौन सा एक्ट बीच में हो जाए जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाए। हुआ क्या कि ए ने बी से कहा था तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें लोन दूंगा। सी ने असल में डी से शादी कर ली। जब सी ने डी से शादी कर ली तो अब बी और सी की शादी तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है सी जो है वो लड़की है, निकाह पे निकाह तो कर नहीं सकती। ठीक है, तो इस वजह से अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था बी और सी के बीच में शादी वाला जो वो कंडीशन थी ये तो करना ही इम्पॉसिबल हो गई। जब ये करना इम्पॉसिबल हो गई तो इसी पॉइंट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर आप इसमें मजीद ये करें कि बाद में डी मर गए और बाद में जाके बी ने सी से शादी कर ली एक बेवा से, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ओल्ड ऑब्लिगेशन वाला ए को लोन देने वाला रिवाइव नहीं हो सकता किसी भी सूरत।
ठीक है, क्योंकि ये वो एंड हो चुका था, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया तो उसके बाद वो रिवाइव नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट है 4, contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time। अब देखें वही दो एग्जांपल जो हमने इससे पहले हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में पढ़ी थी, उन्हीं में अगर आप टाइम अटैच करें तो आपकी चौथी और पांचवी हेडिंग बन जाती है। वहां पे मैं कह रहा था अगर मेरा शिप आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा। अगर मैं इसको सिर्फ इतना कहूं कि अगर मेरा शिप 3 महीने के अंदर आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्टिजेंट हो जाता है, लेकिन किस पॉइंट पे आके होता है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, लेकिन अब इसमें सूरत हाल क्या है? देखें, एक तो यही कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब होगा? अगर वो टाइम पास हो गया, 3 महीने के अंदर शिप नहीं आया, शिप आया 4 महीने बाद, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। क्योंकि टाइम एक्सपायर हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड मजीद कैसे हो सकता है? 3 महीने से पहले ही शिप जो है वो समंदर में डूब गया, कंसाइनमेंट जो आ रहा था वो शिप ही डूब गया समंदर में तूफान की वजह से। तो अब तो उसका आना मुमकिन ही नहीं। अब 3 महीने तक हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली बताने की बात क्यों पड़ रही है कि आपको वेट ना करना पड़े ना, इसलिए इम्पॉसिबल की बात हो रही है। एक तो वो टाइम है कि टाइम गुजर गया तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल आपका वाइड हो गया, एक ये है कि टाइम बाकी है 3 महीने, लेकिन 1 महीने बाद ही खबर आई कि जो शिप वहां से चला था वो तो डूब गया। जब वो डूब गया तो इसका मतलब है अब मजीद 2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम अटैच था और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो गया है। इसी तरह पांचवा क्या होगा? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर विद इन अ फिक्स टाइम ठीक है, कि विद इन अ फिक्स टाइम अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर इवेंट अकर नहीं होता तो हम कहते हैं कि अब भी ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पांचवी हेडिंग के हिसाब से कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event does not happen within a fixed time। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, सर अगर शिप 3 मंथ में ही आ जाए बट जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉटन किसी और ले ले, देन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? देखें, पहली बात तो अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है ठीक है, तो अगर शिप आ गया तो आपने परफॉर्म करना है, आपने कॉटन फिर उससे परचेस करना है। अगर आप नहीं करते तो फिर लाजमी बात है दूसरी पार्टी कोर्ट जाएगी, कोर्ट आपको इन्फोर्स करेगा, ठीक है, कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें, आप कॉटन परचेज करें। अगर आप नहीं करते तो लाजमी बात है आप कोई कॉम्पनसेशन तो उसको देंगे फिर। ठीक है, तो अब पांचवी हेडिंग क्या है कि नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, अब फिक्स टाइम क्या है? देखें, ए promises to be a sum of money if a certain ship does not return within a year। The contract may be enforced if the ship does not return within the year। देखिए, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपने इंश्योरेंस से ट्रांजेक्ट किया कि अगर आपका शिप 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आया तो हम आपको क्लेम दे देंगे, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस नहीं आया तो मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम दे दूंगा। अब पहली बात तो 1 साल का टाइम गुजर गया और शिप वापस नहीं आया तो इंश्योरेंस कंपनी बाउंड है कि आपको क्लेम दे। दूसरी बात, 1 साल का अरसा भी गुजरा नहीं है लेकिन ये बात सर्टेन हो गई कि शिप वापस अब नहीं आएगा क्योंकि वो डूब चुका है समंदर में या आग लग चुकी है उस पर। ठीक है, कुछ भी हो गया उसके साथ, लेकिन ये सर्टेन हो गया कि अब ये कभी वापस आ नहीं सकता। जब यहां सर्टेनिटी आ गई 1 साल से पहले ही आपके पास, तो यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो गया, यहीं पे इंश्योरेंस क्लेम पे होगा। अब आपको फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने बात करी थी ना कि अगर 1 साल के अंदर अंदर शिप नहीं आता तो फिर जो है आपको एक इंश्योरेंस क्लेम ग्रांट कर दिया जाएगा, एक अमाउंट पे कर दिया जाएगा।
लेकिन 3 महीने बाद ही आपको पता चल गया कि जो शिप आ रहा था उसमें आग लग गई है और अब सर्टेन हो गया कि वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा, तो लाजमी सी बात है कि आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है एक, देखते हैं। पॉइंट 4 और 5 में क्या फर्क है? एक में विद इन टाइम हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, चौथा था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, पांचवा था नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। वहां पे शिप के आने की बात कर रहा था, यहाँ पे ना आने की बात कर रहा था। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, ये फर्क है। वहां पे कुछ होने की बात हो रही थी, यहाँ पे कुछ ना होने की। वहां पे शिप के आने की बात हो रही थी, मतलब हैपन, इवेंट के अकर होने में आपकी वो थी। नॉन हैपनिंग, अगर शिप नहीं आ रहा, ना आने की बात हो रही है। ठीक है, ये फर्क है। थोड़ा सा ये मिलते जुलते हैं, लेकिन है ये कॉन्टीजेंटी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं छठे की तरफ, जो है कि आप अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंड करा दें जो इम्पॉसिबल हो। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कराएंगे तो वाइड एग्रीमेंट होगा, कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस। अच्छा, खास बात भी देखें आप छठे की। छठे की खास बात यही है कि छठे में कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट लिखा हुआ है, बाकी सब में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल देख लेते हैं। सर अगर 1 साल टाइम फिक्स हुआ है, तो पहले ही 5 माह बाद पता चल जाता है कि शिप डूब गया है, तो फिर इंश्योरेंस लेने के लिए क्या 1 साल वेट करना होगा? नहीं। अगर इवेंट सर्टेन हो गया तो अब तो तुम इंश्योरेंस क्लेम ले लो, अब तुम्हें मजीद 5 माह रुकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब सर्टेन हो गया कि वो आ ही नहीं सकता। अब देखो ना, डूब गया इसका मतलब है वो मर गया ना, एक मरी हुई चीज तो जिंदा हो ही नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त मैच्योर हो जाएगा। इसीलिए छठे में देखें, कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट का वर्ड यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ, क्योंकि आप अपना जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको आप एक इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करा रहे हैं। ठीक है, देखिए, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वाइड whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। कह रहे हैं कि जब भी आप इम्पॉसिबल इवेंट पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कराएंगे, भले आपको पता हो इम्पॉसिबल है कि नहीं पता हो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा, एग्रीमेंट हमेशा आपका वाइड होता है। जैसे कि देखें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप किसी को कहें कि इसमें जो एग्जांपल लिखी हुई है, ए एग्रीज टू पे 100 and 1000 एज अ लोन इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज अ स्पेस। ठीक है, जो कि एक नामुमकिन सी बात है कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलके एक स्पेस बना ले। ठीक है, तो वो एक नामुमकिन सी बात है। अगर आप किसी को कहें कि तुम अगर फरारी की स्पीड से भाग सको तो मैं तुम्हें लोन ग्रांट कर दूंगा, तो ये भी आप एक इम्पॉसिबल इवेंट पे अपना इवेंट डिपेंड, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करा रहे हैं, तो ये भी एक वाइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल लेंगे, ए एग्रीज टू पे 1000 एज अ लोन इफ बी विल मैरीज एज डॉटर सी, सी वाज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट इज वाइड। ठीक है, कह रहे हैं कि ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 1000 रुपए लोन दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो सी से, और सी एग्रीमेंट जब आप कर रहे थे उस वक्त मर चुकी थी, ऑलरेडी मरी हुई थी, तो ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट था, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है। जब भी आप किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करा लें किसी भी इवेंट के ऊपर जो कि इम्पॉसिबल हो, तो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कराएंगे तो वो हमेशा कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, कंफ्यूजन की जो थोड़ी सी बात थी ना, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए थी, कि दोनों में अनसर्टेनिटी भी होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो इसीलिए ये एक डिफरेंस लिखा हुआ है। इन तीनों पॉइंट्स को लाजमी पढ़िएगा। ये वही सारी बातें जो बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिएगा। यहाँ तक क्लियर है? या किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलें।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया है, तो फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 9। ठीक है जी, बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा जितनी भी पार्टीज होती हैं, उनके पास कुछ ना कुछ राइट्स आते हैं, कुछ ना कुछ उसकी ऑब्लिगेशंस आती हैं। कुछ आप पे लाइबिलिटीज आ जाती हैं जिन्हें आप ऑब्लिगेशन कहते हैं, ठीक है, कुछ आपके ऊपर राइट आते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कार परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं उससे कार लूंगा और उसको पैसे दूंगा। अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और वहां से कुछ स्टेशनरी वगैरह परचेज करते हैं, तो वो आपको स्टेशनरी देगा, आप उसको पैसे देंगे। दर हकीकत देखें, ये भी तमाम कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं, लेकिन ओरल हो रहे हैं। आप शॉप पे जा रहे हैं, वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, आप उस वक्त सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है, लेकिन ओरल हो रहा है। तो बात ये है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप ये तमाम चीजें जो है वो, ठीक है, ये तमाम चीजें आप देखते हैं। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, तो हमेशा उसके अगेंस्ट में जितनी भी पार्टीज होती है, हर किसी के हिस्से में कुछ परफॉर्मेंस आएंगी, कुछ उसकी ऑब्लिगेशन आएंगी। अब बेसिकली उन परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशंस को पूरा करने को हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उनको परफॉर्म करने को हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टी ने अपने हिस्से के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस दोनों चीजें इन्होंने पूरी कर दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म हो गया, और यही चीज कहलाती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या कहलाती है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों पार्टी अपने परफॉर्मेंस पूरी कर दे। अब इसमें सवाल ये होता है, देखें, पहली बात तो कौन परफॉर्म करेगा, मुख्तलिफ सवाल उठते हैं। कौन परफॉर्म करेगा, कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मिस्टर सी आके बोले चलो यार कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, नहीं। तो ये भी देखना है कि कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, किस किस को ये इख्तियारात होते हैं कि हम जो है परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ को इख्तियार होते हैं कौन कौन खुद परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तमाम चीजें आपने देखनी होती है। ये तमाम चीजें आप देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। तो इसी तरह सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, तो आपको पता है हर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, या प्रोमाइजर या प्रोमाइसी होते हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। ठीक है जी, कि सबसे पहले परफॉर्मेंस जो है वो कौन डिमांड कर सकता है, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो देखें कौन सा शख्स होता है जो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, वो होता है प्रोमिसी खुद। वो होता है प्रोमिसी खुद। प्रोमिसी जो है परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। अच्छा, ठीक है, तो प्रोमिसी जो है वो परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है, सबसे पहले। दूसरा, अगर प्रोमिसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस सूरत में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है। अगर किसी थर्ड पार्टी को आप बोले, तो थर्ड पार्टी कभी भी परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, भले वो उसके फेवर में ही बनाया गया हो, भले वो उसके फेवर में ही बनाया गया हो। देखिए यही लिखा हुआ है, इट इज ओनली द प्रोमिसी हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द जनरल रूल दैट अ पर्सन कैन नॉट एक्वायर राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू व्हिच ही इज नॉट अ पार्टी। ठीक है, कि कोई भी शख्स वो राइट इख्तियार नहीं कर सकता जब तक कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी ना हो। अ थर्ड पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ इट वाज मेड फॉर हिज बेनिफिट। ठीक है, in case of death of the
promise, his legal representative are entitled to enforce performance the contract against the promiser. अच्छा, अब यहां तक तो बात हो गई जो इन्होंने करी कि भाई थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉमिस से खुद डिमांड कर सकता है, या अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो थर्ड अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसका लवाकिन होंगे वो डिमांड करते हैं। अच्छा, इन्होंने स्ट्रेट लिखा कि थर्ड पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां पे वो परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकती है। पहला देखें, अगर वो बेनिफिशियरी हो, ट्रस्ट के केस में जब एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ था और वो एक बेनिफिशियरी था, वहां पे परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। दूसरा जो मेन होता है, जो नॉर्मली यूज भी हो जाता है, वो होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया, मैंने सारी चीजें करनी थी, मैं प्रॉमिसी था, ठीक है, मैं प्रॉमिसी था, लेकिन मैंने क्या करा, वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया मिस्टर बी के नाम। असाइन करने का मतलब ये होता है कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थे उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो तमाम के तमाम मैंने ट्रांसफर कर दिए मिस्टर बी को, ठीक है, वो तमाम के तमाम मैंने ट्रांसफर कर दिए मिस्टर बी को। तो अब मिस्टर बी जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट भी फिर एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आपने उनको ओरली कहा भाई जाओ आज से तुम परफॉर्मेंस डिमांड करना, नहीं। असाइनमेंट एक प्रोसीजर है जिसके तहत एक असाइनर होता है, एक असाइनी होता है। असाइनर, आगे आप पढ़ेंगे इसको भी, असाइनर जो असाइन कर रहा होता है, असाइनी जिसको किया जा रहा होता है। अगर आप असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है, ठीक है, लेकिन फिर वो असल में थर्ड पार्टी नहीं रहती, फिर वो मेन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी हो जाती है। इस वजह से इन्होंने लिखा है थर्ड पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये वजह है क्योंकि फिर वो थर्ड पार्टी नहीं रही, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी ही हो गई, आप बल्कि थर्ड पार्टी हो गए, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट से हट गए। आपने तमाम जो फेवर्स थे कॉन्ट्रैक्ट के, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थी, वो ट्रांसफर करी और उस बंदे को ही मेन पार्टी बना दिया। जब वो साहब मेन पार्टी हो गए तो मतलब आप थर्ड पार्टी हो गए। अब आप बाहर हो जाएंगे, आप परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। तो ये वजह है कि कुचल साहब ने लिखा है थर्ड पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस, ठीक है जी, तो ये वजह थी। देखिए, प्रॉमिस की खुद डिमांड कर सकता है, जैसे कि अगर ए बी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं जो है मिस्टर सी को 1,000 रुपए उधार दूंगा। अब अगर वो ए नहीं देते, प्रॉमिस मिस्टर बी है ना, अगर वो नहीं देते तो उनसे सी आके डिमांड नहीं कर सकते कि तुम मुझे पैसे उधार दो, तुमने बी से वादा किया था, नहीं, खुद बी ही कर सकते हैं, ठीक है। ओनली प्रॉमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, और बी के इंतकाल के बाद उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता था, लेकिन सी डायरेक्ट आके नहीं कर सकते। हालांकि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो बेनिफिट में सी के भी हो रहा है कि पैसे तो सी को उधार मिल रहे हैं, लेकिन सी जो है परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं कर सकते, ना ही कोई एक्शन ले सकते हैं ए के अगेंस्ट में। जो कुछ भी करेंगे वो बी ही करेंगे, क्योंकि बी जो है वही कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी थे और वही प्रॉमिसी थे, वही परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब लाजमी बात है एक परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पहले हमने बात करी कौन कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, अब करते हैं कौन कौन परफॉर्म कर सकता है। देखें जी, पहली बात, परफॉर्मेंस कौन कौन डिमांड कर सकता है, सॉरी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, वो तो पहला हो गया कि बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, प्रॉमिसर खुद कर सकता है। और लाजमी सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल नेचर का हो गया, जैसे कि पर्सनल स्किल्स का हो गया, वो तो हर हालत में उसे खुद ही करना है, ठीक है। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी पिक्चर पेंट करने का, अब आप प्रॉमिसर है, पिक्चर पेंट करनी है, आपने उसने पैसे आपके दिए, आप जो है अपने बेटे को बोले यार तुम कर, आप अपने बेटे को बोले यार तुम कर दो, तो जनाब ये चीज तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये है ही पर्सनल स्किल का, उसने पैसे ही आपके दिए, तो ये वाला तो हर हालत में आप नहीं करना है, ठीक है। अगर पर्सनल नेचर का हो तो हर हालत में आप नहीं करना होता है।
लेकिन अगर पर्सनल नेचर का नहीं होता, इम्पर्सनल नेचर है, नॉर्मली डिलीवरी ऑफ गुड्स है या कोई भी दूसरा है, डिलीवरी ऑफ एनीथिंग है, सर्विसेज है, कुछ भी है, लेकिन पर्सनल नेचर की नहीं है, ठीक है, तो प्रोमिसर खुद भी कर सकता है या अपने किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकता है, खुद भी कर सकता है या अपने किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्पर्सनल नेचर, एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, लोन देने के कॉन्ट्रैक्ट में ये तमाम है, प्रोमिसर खुद कर सकता है या अपनी किसी एजेंट से भी करा सकता है परफॉर्म। फिर आपके पास एक और होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये लाजमी सी बात है भाई, तभी परफॉर्म करेगा जब प्रोमिसर की डेथ हो जाएगी, जब प्रोमिसर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी सूरत हाल क्या है कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था और प्रोमिसर की डेथ हो गई, जैसे कि उनको किसी की पिक्चर बनानी थी मिस्टर ए को, और पिक्चर बनाने से पहले उनकी डेथ हो गई, तो अब ये तो पर्सनल नेचर का था, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं है कि वो पे करे। हाँ, अगर कोई एडवांस वगैरह लिया होगा वो तो ये वापस करेगा, लेकिन इसके लिए बाउंड नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, क्योंकि वो था ही पर्सनल नेचर का। लेकिन जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स या दूसरी चीजें हैं, किसी एसेट्स की सेल परचेज के हैं, तो ये तमाम, या किसी को बोरोइंग लेंडिंग के हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है कि वो परफॉर्म करे, ठीक है। दो सवाल है सर, जूम बंद हो रहा है बार बार, आप ये रिसेंट टॉपिक बता दें। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ। बाय, अच्छा, रीसेंट टॉपिक से मुराद मेरे ख्याल से आपकी यही होगा, हाँ, बाय होम वाला, ठीक है। देखिए, बाय, पहली बात हमने करी थी हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, के कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। हमने वहां पे देखा जी प्रोमिस ही कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके मरने के बाद कर सकता है, या अगर असाइनमेंट ऑफ राइट्स हो जाता है या कोई ट्रस्ट वगैरह वाली बात है तो वहां पे थर्ड पार्टी कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा, असाइनमेंट ऑफ राइट में फिर वो जो थर्ड पार्टी होती है वो थर्ड पार्टी नहीं होती, वो मेन पार्टी बन चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने करी थी बाय हूम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, के कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। देखिए, पहली बात, अगर कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो हर हालत में प्रोमिसर को खुद ही करना है, जैसे किसी की पिक्चर वगैरह पेंट करनी या कोई भी काम अगर पर्सनल नेचर का है तो वो तो हर हालत में, पर्सनल स्किल अगर इन्वॉल्व है तो वो हर हालत में प्रोमिसर ही करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, बाय द प्रोमिस और हिज लीगल एजेंट, अगर वो पर्सनल नेचर का नहीं है, इम्पर्सनल नेचर का है, फॉर एग्जांपल सेल एंड बाइंग ऑफ गुड्स है, ठीक है, लैंडिंग ऑफ मनी, इन तमाम चीजों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये या तो प्रोमिसर खुद करेगा या उसका कोई एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। तीसरी बात, तीसरा होता है हमेशा बेचारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर प्रोमिसर की डेथ वगैरह हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जिम्मेदारी आती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। लेकिन यहाँ पे भी जो जिम्मेदारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आती है वो सिर्फ इम्पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स की आती है। अगर कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है। हाँ, इम्पर्सनल नेचर है तो फिर वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। मजीद आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन, 1 और 3 पॉइंट सेम है। कैसे सेम है भाई? 3 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, 1 में प्रोमिसर खुद है, नाम ही अलग अलग है, तुम सेम कैसे बोल रहे हो? 3 में तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, प्रोमिसर मरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदा रहेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म होगा। तो तीसरे में अगर पर्सनल नेचर का होगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, अगर इम्पर्सनल नेचर का होगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर देगा। कहां से सेम हुआ? एक में प्रोमिसर खुद है, एक में उसके लवाहिकीन है उसके मरने के बाद। अच्छा जी, अब आती है बात थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेगा अगर उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया एक दफा प्रोमिस ने। इफ देयर इज नो लीगल, आदमी सी बात है, अगर आगे पीछे कोई नहीं था तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, ठीक है। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के तहत वो वाइड हो जाएगा। अच्छा जी,
वॉइस प्रॉब्लम, भाई और किसी के पास तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तुम्हारे पास ही आ रही है सिर्फ। तो हो सकता है ये आपके अपने इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। ठीक है जी। पॉइंट 4 में दोबारा बता रहा हूँ, पॉइंट 4 तो पढ़ाया ही नहीं अभी। पॉइंट 4 है थर्ड पार्टी। ठीक है, पॉइंट 4 है थर्ड पार्टी। देखिए, थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करेगा, अगर प्रोमिसी खुद से एक्सेप्ट कर ले किसी थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस, तो हम कहते हैं कि अब जो है वो मेन पार्टी को इन्फोर्स नहीं कर सकता, तो थर्ड पार्टी सिर्फ परफॉर्म कर सकती है अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करे। यही लिखकर सेक्शन 41 lays down that if a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. Thus, where the promisee accepted lesser amount from a third party in full satisfaction of his claim, it was held that he cannot enforce the promise against the promiser. For example, आपके दोस्त ने आपसे उधार लिए, आपके दोस्त ने आपसे कितने उधार लिए? 1 लाख रुपए उधार लिए। आप उसके घर गए, दो सिनेरियो बताऊंगा। आप उसके घर गए, आपने उसको बोला जनाब 1 लाख रुपए दो, उसके पास तो थे ही नहीं। उसके वालिद आए, उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें दे रहा हूं, आपने वालिद से ले लिए। वालिद थर्ड पार्टी थे, आपने प्रोमिसी थे, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया। जब आपने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया वालिद की, थर्ड पार्टी की, तो अब आप अपने दोस्त को नहीं बोल सकते कि तुम भी दो या तुम दो। ठीक है, ये एक सिनेरियो हुआ। दूसरी बात, आपके दोस्त ने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए और लेके वो गायब हुए हुए, पता नहीं कितने अरसे से। ठीक है जनाब, आप उनके घर पहुंच गए। जब आप उनके घर पहुंचे तो उनके वालिद आए, आपने उनको पूरा माजरा सुना दिया। वालिद शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा यार चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन ये कि मेरे पास 1 लाख तो नहीं है, मेरे पास 90,000 रुपए हैं। तुम ये लेके मामला रफा दफा करो, 10,000 का नुकसान बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं अगर नहीं दूंगा तो उसको तो हम भी घर से निकाल चुके हैं, वो पैसा तो तुम्हारा पूरा 1 लाख ही डूब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कहा चलो यार 90 तो आ रहे हैं, आपने 90 एक्सेप्ट कर लिए। कुछ अरसे बाद आपके वो दोस्त जो है वो घर पे अपने वापस आ गए और आपको मिल भी गए, लेकिन क्योंकि आप लेसर परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर चुके थे, तो आज आप अपने दोस्त को नहीं कह सकते कि बाकी के 10,000 दो। ठीक है, थर्ड पार्टी को लॉ ने परफॉर्मेंस में अलाउ इस वक्त किया है जब प्रोमिसी खुद से बोल मांग ले, खुद से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है आप परफॉर्म नहीं करें, ये भी अगर आपकी जगह परफॉर्म करेंगे तो मुझे कबूल है। ठीक है, अगर आप खुद से मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अगर आपने खुद से थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। अब प्रोमिसर और आपका ताल्लुक खत्म। यहां तक क्लियर है? तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस। अच्छा लग रहा है आज का वैसे आसान है क्योंकि सवाल आ भी नहीं रहे। अच्छा जी, ज्वाइंट प्रोमिसेस में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। देखिए, जब एक से ज्यादा प्रॉमिस किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोमाइजर या प्रोमिसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ये ज्वाइंट प्रोमिसेस है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोमाइजर या प्रोमिसी दोनों पार्टियां एक से ज्यादा होती हैं तो हम कहते हैं ये ज्वाइंट प्रोमिसेस है। ठीक है, 3 तरह के लिखे हुए देखें, इसमें से किसी भी शेप में होगा आप कह देंगे ये ज्वाइंट प्रॉमिस है। पहला, वेयर सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसर्स मेक अ प्रॉमिस विद अ सिंगल प्रोमिसी। एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर थे, उन्होंने एक सिंगल प्रोमिसी से प्रॉमिस किया। जैसे कि ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 3,000 टू डी। ए बी और सी ने बोला हम मिल के डी को 3,000 रुपए देंगे। तो ये जो प्रोमिसर थे ये एक से ज्यादा थे, ए बी और सी 3 थे, और डी सिंगल प्रोमिस थे। ये भी एक ज्वाइंट प्रॉमिस, ये भी एक ज्वाइंट प्रॉमिस कहलाता है। ठीक है, वेयर अ सिंगल प्रोमिसर मेक्स अ प्रॉमिस विद सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस।
अब देखिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, इसलिए ज्वाइंट प्रोमिसेस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहला तो आसान आसान था ना, एक ही प्रोमिसर था, एक ही प्रोमिस था, आराम से कॉन्ट्रैक्ट हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, तमाम चीजें बहुत आसानी से हो रही थी। अब यहाँ पे मसला आ गया, एक से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, वेयर अ सिंगल प्रोमिसर मेक्स अ प्रॉमिस विद सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस। ठीक है, सिंगल प्रोमिसर है, सिंगल आपके पास प्रोमिसर है, लेकिन प्रोमिसेस जो है वो एक से ज्यादा है। जैसे पी प्रॉमिस टू पे 3000 टू क्यू एंड आर ज्वाइंटली। पी ने बोला है मैं 3000 रुपए क्यू और आर को दूंगा, प्रोमिसर एक है पी, प्रोमिस एक से ज्यादा है क्यू और आर, ये भी एक तरह का ज्वाइंट प्रॉमिस है, किसी भी शेप में हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, पहली वाली शेप क्या थी, प्रोमिसर एक से ज्यादा थे, प्रोमिसी एक था। दूसरी वाली शेप क्या है, प्रोमिसर एक है, प्रोमिसी एक से ज्यादा है। तीसरे में where A, B and C, where several joint promisor make a promise with several joint promisee, एक से ज्यादा promisor है, एक से ज्यादा promisee है। जैसे कि A, B, C jointly promise to pay 3000 to P, Q, R jointly। A, B और C ने मिल के प्रॉमिस किया है 3000 देने का P, Q, R से jointly। ठीक है, ये आपके ज्वाइंट प्रोमिसेस हो गए। ठीक है, अब बात ये है, वही बात मैं करूंगा कि इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा था हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस बाय होम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, वो तमाम बातें हमने जो पढ़ी थी जनाब, वो पढ़ी थी हमने सिंगल प्रोमिसी की सूरत में। यहाँ पे प्रोमिसी जो है वो हमारे एक से ज्यादा हो गए, ज्वाइंट प्रोमिसेस हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स चेंज होते हैं कि अब किस तरह से परफॉर्मेंस डिमांड की जाएगी। वहां तो एक एक का आराम से आमने सामने हो जाता था, यहाँ तो एक से ज्यादा लोग हैं, तो किस तरह से परफॉर्मेंस डिमांड की जाएगी। तो ये तमाम चीजें हमने देखनी है, लेकिन ये हम आज नहीं देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है और ये लैपटॉप की जो चार्जिंग है वो भी बिल्कुल एंड पे है, तो इसलिए मैं आज जल्दी ऑफ करूंगा। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले मुझसे, बाकी कल की क्लास में मैं इसको देखूंगा और इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को मैं एंड भी करा दूंगा। किसी को अब तक जो पढ़ा है उसमें से कोई सवाल है तो वो पूछ। नहीं है कोई सवाल? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं हम इसको, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ होने वाला है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। सॉरी, लैपटॉप की बोल रहा हूँ मैं, मोबाइल की चार्जिंग जिससे मैंने नेट कनेक्ट किया हुआ है, तो उसकी जो चार्जिंग है वो सिर्फ 4% रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम फिर यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।